मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपना कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से देवालय, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान्य मूल्य, आंकड़ों में चिन्ह सिन्ह पैपंद मैया अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत से बनी इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराख है साहब, जो ये दीवारों का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। मैं रूपा चौधरी देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोलों की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करे ना, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है कि कहा जाता है हम सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमानों की ज़रूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पे, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है।
लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति का बहाव तब होता है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। कर्रा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक और फॉलो में बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरे विचारों में जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की। वही युवा अब 4 बाई 4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मांझ से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। अरे भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस हंस के सुनाते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए दान नहीं। यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपना कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से देवालय, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान्य मूल्य, आंकड़ों में चिन्ह सिन्ह पैपंद मैया खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए इस देश के जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद। बाबू, आप अपने बातों को बहुत ही अच्छे तरह से रखी, साथ ही आप वैसे वैसे चीज़ों को देश के सामने रखी हैं जिसको अभी हमारे समाज में रखना और साथ ही उस समस्या को हमारे समाज से दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। इतना कम समय में, इतना छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े बड़े समस्याओं को परख ली और साथ ही उसको समाधान का बात भी कर रही हैं। यही सब सोच आपको एक अधिकारी बनाएगा। मेरा यही आप सबसे से उम्मीद होता है कि आप सब पढ़ने लिखने के साथ साथ में कुछ सोचे वैसा जो आपको औरों से अलग करे। केवल किताबी ज्ञानों का न अर्जन करे, व्यवहारिक ज्ञान अर्जन करे जो आगे आपको आगे बढ़ने में और साथ में अपने राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत ही सहयोगी होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। आपको मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। यदि आप अपने अंदर ऐसा ही भावना को रखती हैं तो आपका ज़रूर सपना पूरा होगा, आप ज़रूर अधिकारी बनिएगा। वेरी गुड।